चचा जान आदाब व तस्लीमात। माफ़ कीजिएगा, मैं इस वक्त अजीब उलझन में फंसा हुआ हूँ। मेरे पिछले खत की रसीद मुझे अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं क्या वजह है। वो मेरा छठा खत था और मैंने उसे अहमद राही के हाथों पोस्ट करवाया था। डर है कहीं गुम ना हो गया हो। ये दुरुस्त है कि हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर लाहौर से शेखुपुरा कोई खत भेजा जाए तो 2.5-3 साल के अरसे में पहुंचता है। लेकिन आपके साथ ऐसी दिल्ली का ख्याल भी हमारे डाक महकमे को कभी नहीं आ सकता, इसलिए कि वो सब का सब आपका मुफ्त भेजा हुआ गेहूं खा चुका है। जहां तक मैं समझता हूं, सारी कारस्तानी रूस की है और इसमें भारत का भी हाथ है। पिछले दिनों लखनऊ में आपके इस बरखुरदार भतीजे पर एक सेमिनार हुआ था। उसमें किसी ने कहा था कि मैं आपके अमेरिका के लिए अपने पाकिस्तान में ज़मीन समतल कर रहा हूं। कितनी टुच्ची बात है। यह बात सारी दुनिया जानती है कि अभी तक आपने बुलडोज़र भेजे नहीं हैं और मैं भारत के उस कम अकल से पूछता हूं कि मैं अमेरिका के लिए पाकिस्तान में ज़मीन किस चीज़ से समतल कर रहा हूं? अपने सर से? मेरी बातें बहुत देर के बाद आपकी समझ में आती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप हाइड्रोजन बमों के तजर्बात में व्यस्त हैं। आपको दीन का होश है न दुनिया का। किबला इन बमों को छोड़िए। यह कोई मामूली बात नहीं है कि मेरा छठा खत कम्युनिस्ट ले उड़े हैं। मेरे बस में होता तो मैं इन शरारत पसंदों के ऐसे कान ऐंठता कि बिलबिला उठते। मगर मुसीबत यह है कि मैं अब आपको क्या बताऊं। यहाँ के सारे बड़े बड़े कम्युनिस्ट मेरे दोस्त हैं। मिसाल के तौर पर अहमद नदीम कासमी, सिब्ते हसन, अब्दुल्ला मलिक। हालांकि मुझे इनसे नफरत है। बड़ा घटिया किस्म का कम्युनिस्ट है फिरोजुद्दीन मंसूर, अहमद राही, हमीद अख्तर, नाजिश काश्मीरी और प्रोफेसर सदर। चचा जान, मैं इन लोगों के सामने चू नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं आए दिन इनसे कर्ज लेता रहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि देनदार होने के नाते उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता। आपने मुझे कर्ज तो कभी नहीं दिया। अलबत्ता शुरू में जब मैंने आपको पहला खत लिखा था तो उससे मुतासिर होकर आपने खैरअंदेशी के तौर पर मुझे 300 रुपये भिजवाए थे और मैंने आपके इस जज्बे से मुतासिर होकर कसम ले ली थी कि उम्र भर आपका साथ दूंगा। अगर आपने मेरे इस जज्बे की दाद न दी और माली दमदाद का सिलसिला बंद कर दिया। प्यारे चचा जान, मुझे बताइए, मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है कि आप मुझे सज़ा दे रहे हैं? लाहौर में जो आपका दफ्तर है उसके चपड़ासी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। 2-3 जूनियर अफसर जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, उनमें आपने कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगा दिए हैं कि वो मेरा नाम सुनते ही मुझे गालियां देना शुरू कर देते हैं? आखिर मेरा कसूर? मैंने अगर बगैर लालच के माना है कि आपने मेरी पैसे से मदद की है तो इसमें आपके मुलाजिमों ने क्या बुराई देखी? भारत को आप करोड़ों डॉलर दे चुके हैं और वो मानता है। मेरे पाकिस्तान को आपने मुफ्त गेहूं भेजा और वो गरीब भी मानता है। कराची में हम लोगों ने ऊंटों का जुलूस निकाला और बाकायदा इश्तिहाराजी की कि आपने हम पर बहुत बड़ा करम किया है। यह जुदा बात है कि आपका भेजा हुआ गेहूं पचाने के लिए हमें अपने मेदे अमरीका हिमायती बनाने पड़े। मेरी समझ ही में नहीं आता कि आप क्यों भारत को अरबों डॉलर कर्ज दे रहे हैं। पाकिस्तान को फौजी मदद देने का भी आपने वादा किया है। आप मेरा वजीफा क्यों नहीं लगा देते? लोग क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के इतने बड़े कहानीकार को सिर्फ 300 रुपये देकर आपने हाथ रोक लिए। यह मेरा अपमान है और आपका भी। अगर आप वजीफा नहीं देना चाहते तो ना दें, पर कर्ज में क्या आपत्ति है? मेहरबानी करके जल्द से जल्द 1 लाख डॉलर मुझे कर्ज दे डालिए ताकि मैं इत्मीनान से 2 सांस ले सकूं। पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान अपने फनकारों की कदरदानी में लापरवाही नहीं करता, लेकिन मुसीबत यह है कि मुझसे जो ज़्यादा हकदार हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। पिछले दिनों मेरी हुकूमत ने खान बहादुर मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के लिए 500 रुपये माहवर
आजीवन वजीफ़ा मुकर्रर किया। खान बहादुर साहब अल्लाह के फजल से खूब बड़ी जायदाद के मालिक हैं, इसलिए वो मुझसे कहीं ज़्यादा मदद पाने के हकदार थे। इसके बाद खान बहादुर अब्दुल असर हफीज़ जालंधरी साहब के लिए भी तहायत इतना ही वजीफ़ा मंजूर किया गया, इसलिए कि वो भी अमीर हैं। मेरी बारी खुदा मालूम कब आई, इसलिए कि मैं अलॉट शुदा मकान में रहता हूँ जिसका किराया भी मैं अदा नहीं कर सकता। बहुत से ज़रूरतमंद और भी साहिबान पड़े हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ बशीर अहमद भी, संपादक महानाम हुमायूं, साबिक सफ़ीर तुर्की सैयद इम्तियाज़ अली ताज, मिस्टर इकराम, PCS फ़ज़ल अहमद, मरीम फाजली वगैरह वगैरह। इन सब का नंबर पहले आता है, इसलिए कि इनको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरी हुकूमत का दिल साफ़ है, वो खिदमात देखती है, सरमाया और औहदा नहीं देखती। वैसे मैंने कौन सा इतना बड़ा काम किया है जो इन लोगों को छोड़कर मेरी हुकूमत अपना ध्यान मेरी तरफ दे। और ईमान की बात तो ये है कि मैं सिर्फ इस बलबूते पर कि आपका भतीजा हूँ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी कोई जुबली कर डालिए। मेरी ज़िंदगी के दिन बहुत सीमित हैं, आपको दुख तो होगा, मगर मैं कहूँ कि मेरे इस हाल के कारण आप खुद हैं। अगर आपको मेरी सेहत का ख्याल होता तो आप कुछ नहीं तो कम से कम वहाँ से एलिज़ाबेथ टेलर ही को मेरे पास भेज देते कि वो मेरी तीरमदारी करती। मालूम नहीं आप क्यों इतनी गफलत बरत रहे हैं। क्या आप मेरी मौत चाहते हैं या कोई और बात है जिसे आपने रहस्य बना के रख छोड़ा है? मगर ये रहस्य अब रहस्य नहीं कि मेरे देश में कम्युनिज्म बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आपसे क्या छुपाऊं, कई बार तो मेरा भी जी चाहता है कि लाल पंख लगाकर मैं कम्युनिस्ट बन जाऊं। अब आप ही बताइए, ये कितनी खतरनाक इच्छा है। इसीलिए मेरे बुजुर्गवार, मैंने आपको ये सलाह दी थी कि रूसियों के सकाफती दल के तोड़ में वहाँ से लुभावन लड़कियों के एक खैर अंदेशी दल रवाना कर दीजिए। सावन के दिन आने वाले हैं, इस मौसम में हम लोग बड़े रोमांटिक हो जाते हैं। मेरा ख्याल है अगर आपका भेजा हुआ दल इस मौसम में आए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका नाम बरसाती प्रतिनिधि दल रख दिया जाएगा। चचा जान, मैंने एक बड़ी डरावनी खबर सुनी है कि आपके यहाँ तिजारती और सनत बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। आप तो माशाअल्लाह अक्लमंद हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ की बात भी सुन लीजिए। यहाँ तिजारती और सनती खतरा सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि आपने कोरिया की जंग बंद कर दी है। यह बहुत बड़ी गलती थी। अब आप ही सोचिए कि आपके टैंकों, बमबार हवाई जहाज़ों, तोपों और बंदूकों की खपत कहाँ होगी। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की आम राय के सख्त विरोध के आधार पर आपको जंग बंद करनी पड़ी है। लेकिन दुनिया की आम राय आपके सामने क्या हकीकत रखती है? मेरा मतलब है कि सारी दुनिया आपके एक हाइड्रोजन बम का मुकाबला कर सकती है। कोरिया की जंग आपने बंद कर दी है, यह बहुत बड़ी गलती थी। खैर, इसको छोड़िए, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग शुरू करा दीजिए। कोरिया की जंग के फायदे इस जंग के फायदे के सामने फीके ना पड़ जाएं तो मैं आपका भतीजा नहीं। किबला, जरा सोचिए, यह जंग कितनी फायदेमंद तिजारत होगी। आपके तमाम हथियार बनाने वाले कारखाने डबल शिफ्ट पर काम करने लगेंगे। भारत भी आपसे हथियार खरीदेगा और पाकिस्तान भी। आपकी पांचों उंगलियां घी में होंगी और सिर कढ़ाई में। ऐसे आप हिंद चीन में जंग जारी रखिए। लोगों को नसीहत करते रहिए कि यह बड़ा नेक काम है। फ्रांसीसी अवाम और फ्रांसीसी हुकूमत जाए जहन्नम में। वो इस जंग के खिलाफ हैं तो हुआ करे, हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। आखिर हमारा मकसद तो दुनिया में अमन व अमान कायम करना है। क्यों चचा जान? मुझे आपके मिस्टर डलेस का यह कहना बहुत पसंद आया है कि आज़ाद दुनिया का उद्देश्य कम्युनिज्म को शिकस्त देना है। ये है हाइड्रोजन बम की पुराज और आज़ाद दाना ज़बान। जाहिल लोग ये कहते हैं कि पश्चिमी एकता का उद्देश्य दूसरी कौमों के दरमियान मतभेद को ताकत के बगैर हल करना चाहिए।
मैं पूछता हूँ, ताकत के बगैर कोई मतभेद आज तक हल हुए हैं? आजकल तो सारी दुनिया मतभेदों से भरी पड़ी है और इसका हल इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि दुनिया को मुकम्मल तबाही की तस्वीर दिखाई जाए और उससे कहा जाए, तुम सब अपने घुटने टेक दो। बर्तानिया के मिस्टर बेवन का मुंह आप क्यों बंद नहीं करते? आपकी बिल्ली और आप ही से म्याऊं? गधा कहीं का, आपके खिलाफ जहर उगल रहा है। आपके मिस्टर डलेस के बारे में कहता है कि वो नए ख्यालात से वंचित हैं और दुनिया को हाइड्रोजन बम से डरा धमकाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। उल्लू कहीं का। चचा जान, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब बर्तानिया का कोई मस्करा आपके खिलाफ ऊल जलूल बकता है। मेरी मानिए, टापू बर्तानिया ही को बिल्कुल तबाह करके हमेशा की नींद सुला दीजिए। बहादुर लोगों के लिए ये टापू हमेशा सिरदर्द बने रहे हैं। अगर आप इनको उड़ाना नहीं चाहते तो वो 20 मील लंबी खाई पाट दीजिए जो बर्तानिया को पूरी तरह यूरोप से जुदा कर देती है। अल्लाह बख्शे, नेपोलियन बोनापार्ट और हेयर हिटलर को इससे बड़ी चिढ़ थी। अगर ये ना होते तो आज मिस्टर बेवन भी ना होते और बहुत मुमकिन है आप भी खुदा को प्यारे हो गए होते। जो परेशानियां अब आपको उठानी पड़ रही हैं उनसे आपको निश्चित तौर से छुटकारा मिल गया होता। मैं आपसे सच कहता हूं, आगे चलकर आपको यह बर्तानिया बहुत तंग करेगा। मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल ही मुझे नहीं छोड़ता वाला मामला हो जाएगा। पिछली जंग में जर्मनी ने इटली को अपने साथ मिलाया, गरीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गया और लेने के देने पड़ गए। आप इस चक्कर में ना पड़िएगा, बस अपने उसी पुराने उसूल पर कायम रहिए, कैश एंड कैरी। नदी व नहरों के जाल से लैस ब्रिटेन को पुर करके यूरोप से मिलाने का मंसूबा आप यह खत मिलते ही बना लें। मेरा ख्याल है आपके इंजीनियर 1 महीने के अंदर अंदर इस काम को जिम्मेदारी से पूरा कर लेंगे। मैंने असल में आपको खत इसलिए लिखा था कि आप मेरी कोई जुबली मनाएं, क्योंकि मुझे इसका बहुत बड़ा शौक है। मुझे लिखते हुए 25 बरस होने को आए हैं। मैं चोंचला ही सही, लेकिन मेरी आपसे अर्ज है और मैं गिड़गिड़ा कर कहता हूं कि और कुछ नहीं तो मेरी एक जुबली मना डाली। चूंकि मेरा पेशा लिखना है, इस संबंध में इस जुबली का नाम मंटो पार्कर जुबली होना चाहिए। बस आप मुझे पार्कर 51 कलमों में तुलवा दीजिए। तराजू मैं एहसान बिन दानिश की टाल से ले आऊंगा। मालूम नहीं है कलम का वजन कितना होता है। मेरा वजन इस वक्त 1 मन 2.5 सेर है, लेकिन जुबली के रोज तक यह घटते घटते 1 मन रह जाएगा। अगर आपने देर कर दी तो मुझे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि मेरा वजन घटते घटते 0 रह जाएगा। आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 मन में पार्कर 51 कलम कितने चढ़ते हैं। लेकिन खुदा के लिए जल्दी कीजिए, यहाँ सब खैरियत है। मौलाना भाषणी और मिस्टर सरावादी माशाअल्लाह दिन पर दिन तगड़े हो रहे हैं। आपसे कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। मौलाना को आप एक अदद खालिस अमरीकी तस्बीह और मिस्टर सहरवादी को एक अदद खालिस अमरीकी कैमरा रवाना कर दें, उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। हीरा मंडी की तवाइफ़े शोरिश कश्मीरी के ज़रिए से मुजरा अर्ज करती है। आपका ताबिआई फरमान, सादत हसन मंटो।